हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, कल रात में हमारे इंडिया टाइम में गोल्ड और सिल्वर में ब्लड बाथ हमें देखने को मिला और आज सवेरे से मैसेजेस के मेरे पास ढेर लग गए कि क्या हुआ है, अब क्या करना है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूँ ताकि पूरी सिचुएशन को आप समझ सकें और एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात को यूएस मार्केट्स जब खुले उस वक्त गोल्ड और सिल्वर में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला। तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ अगर देखें तो 20% का फॉल हमें देखने को मिला और गोल्ड फ्यूचर्स में करीब 6.5% का फॉल देखने को मिला। सिल्वर फ्यूचर्स में करीब 16% टू 17% का फॉल हमें देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इसका ट्रिगर था, क्यों ऐसा हुआ अचानक से, और क्या इसके मेन रीजंस थे। साथ में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये एक ओवर रिएक्शन है या फिर ये एक होना ही था, जिसे हम कहते हैं कि ये तो इट वाज डिज़ास्टर वेटिंग फॉर हैपन। और साथ में हम बात करेंगे कि क्या ये फॉल ओवर हो गया है या कंटिन्यू रहेगा, और साथ में अब हमें एज एन इन्वेस्टर इसमें क्या करना चाहिए। तो अब तक आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा। सो ट्रिगर ये था कि 2 दिन पहले जो पॉवेल थे, फेड चेयरमैन यूएस के, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को फर्दर नहीं घटाया, जो कि हम कह रहे थे कि अब घटाने का साइकिल शुरू हो गया है। तो उन्होंने नहीं घटाया क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह से ट्रंप ऑलरेडी अपसेट थे क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी प्रेशर कर रहे थे कि रेट्स को कम करो, और कम किए भी गए, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया। तो काफ़ी टाइम से ट्रंप कह भी रहे थे कि हम नया अपना फेड चेयरमैन रखेंगे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब एक नया फेड चेयरमैन आने वाला है, उनका नाम है केविन वॉर्श। तो आइडियली अगर आप देखें कि ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई अब ट्रंप का बंदा आ रहा है, वो तो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। अब इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो गोल्ड तो ऊपर भागता है, हम ये भी जानते हैं। तो ये रिवर्स साइकिल पे कैसे हो गया, तो इसका हम थोड़ा इसको बैकग्राउंड को हम इसे समझते हैं। तो ये जो केविन वॉर्श हैं, ये अगर आप देखिए, बाय द वे ये अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और मई तक अगर सेनेट, यूएस का सेनेट अप्रूवल देता है, जो वहाँ की संसद है वो अप्रूवल देती है, तभी ये बनेंगे। अब ये क्यों मार्केट इससे डर गया, गोल्ड और सिल्वर का मार्केट, इसको थोड़ा समझते हैं। तो पहले मैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि ये कोई फेड में नए हैं, ऐसा नहीं है कि सड़क से उठाकर उन्होंने बना दिया है। ये ऑलरेडी फेड बोर्ड में इन्होंने सर्व किया हुआ है। 2006 से 2011 में ही वॉज वन ऑफ द फेड बोर्ड मेंबर। हम जानते हैं कि आरबीआई हो या फेड हो, इनके बोर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे उसके मेंबर्स होते हैं। और ये उस वक्त यंगेस्ट मेंबर थे, 35 इयर्स के। काफ़ी ब्राइट हैं, थोड़ा राइट लीनिंग है, बट बंदा अभी तक जो इनका प्रोफाइल के बारे में समझ में आ रहा है, सॉलिड बंदा है। अब इससे मार्केट क्यों डर गया, क्योंकि ही इज़ अ नोन हॉक। सो हॉकिश स्टांस क्या होता है कि भाई हम इतने आसानी से इंटरेस्ट रेट्स को नहीं गिराएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखेंगे। तो इनका एक बैकग्राउंड है, एक इतिहास है। 2008-9 में जब यूएस इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को नियर ज़ीरो कर दिया गया था, इन्होंने उसके अगेंस्ट में बोला था। तो एक आदमी की रेपुटेशन होती है कि आप जो हैं लोअर इंटरेस्ट रेट्स के अगेंस्ट में अगर आप हिस्टोरिकली रहे हैं तो फिर मार्केट आपको वैसे ही व्यू करता है। तो इस वजह से मार्केट पैनिक में आ गया कि भाई अब ये बंदा आएगा, पॉवेल तो चलो थोड़ा कम कर भी रहे थे, ये बंदा आएगा तो ये तो भाई कम करेगा नहीं, ये तो बढ़ा देगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ट्रंप तो इनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, ये तो ट्रंप का आदमी है, तो क्या ये ट्रंप की बात नहीं मानेगा? तो देखिए, तो जो अभी के जो प्रेजेंट फेड चेयरमैन हैं, उनको भी ट्रंप ने ही हायर किया था। ओके, सो वहाँ की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है, पावरफुल होती है। एक बार अगर आप उस चेयर पर बैठ गए, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक न सिर्फ एक देश का भविष्य आप तय कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को तय कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया
कि नज़र आपके ऊपर होती है, आप क्या कदम उठा रहे हैं। तो वो आप सिर्फ अमेरिका के सेंट्रल बैंकर नहीं हैं, आप पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंकर हैं। और ट्रम्प भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने किसी एरू गैरू नत्थु खैरू को उठा के नहीं बैठा दिया। तो इतना आसान भी नहीं होगा कि ट्रम्प कहेंगे रेट कटा और वो घटा देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पावेल को भी उन्होंने हायर किया था। अब क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट घटाने बढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो कुछ और देशों की तरह नहीं होते हैं कि जो भाई बोल दिया कर दो भाई वो कर देगा। वहाँ पर एक तरीका होता है। तो वहाँ पर जो बोर्ड होता है उसमें 19 मेंबर होते हैं और 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो वोट करते हैं और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। और जो फेड चेयरमैन होते हैं वो उनका एक ही वोट होता है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने बोल दिया तो आपको करना है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ट्रम्प ने अपने मेंबर्स वहाँ पर घुसाए हैं, लेकिन 12 मेंबर का बोर्ड बड़ा बोर्ड होता है और वो सारी इंडिपेंडेंट पोजीशंस होती हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता। तो वो अपने जजमेंट के हिसाब से डिसीजंस लेंगे। और ध्यान रहे कि अभी जो बोर्ड है वो वर्टिकली डिवाइडेड है, कोई वहाँ पे कंसेंसस नहीं है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स को आगे कम करना है। और ध्यान रहे कि अमेरिका के इस वक्त ज़बरदस्त कर्जा $38 ट्रिलियन का कर्जा है और वो नए कर्जा लेने की बात कर रहे हैं। तो ये 12 लोग अमेरिका के भविष्य को डिसाइड करेंगे और उनकी जो भी पॉलिसीज़ होगी वो दुनिया उससे इम्पैक्टेड होगी। तो इसलिए ये मत सोचिए कि इतना आसान होगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। और यही बात जो मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं, स्मार्ट खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि ये अब इंटरेस्ट रेट्स भैया ये तो बंदा घटाएगा नहीं, हो सकता है बढ़ा दे। और इसीलिए गोल्ड में कार्नेज हुआ है। तो मतलब ये जो एक्चुअली में जो ट्रम्प करना चाह रहे हैं हो सकता है इसके उलट हो। तो इस वजह से एक ट्रिगर हो गया। लेकिन क्या ये एक ओवर रिएक्शन था, क्योंकि अभी तो सेनेट की मंजूरी भी नहीं मिली है, तो फिर मार्केट इतना क्यों डर गया। तो देखिए, एक तो क्या है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों मेटल्स ओवर हीटेड हो गए हैं और सट्टेबाजों का ऑपरेटर का गढ़ वहाँ पर हो गया है। तो क्या हुआ कि जो बड़े प्लेयर्स थे भाई वो तो अब 200% प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं पिछले 1.5-2 सालों में। तो उन्होंने भाई बोला कि चलो अब इसको जमकर हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 2 महीने से ऐसे साइंस मिल रहे थे और 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि जो CME है वहाँ पर ट्रेडिंग हॉल्ट भी कर दिया गया शॉर्ट सेलर्स को एग्जिट देने के लिए। तो शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हो गई थी। तो एक बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जो प्रॉफिट में थे। और जो अचानक से फॉल होता है तो ETF में खास करके इंडियन मार्केट्स में ज़बरदस्त रिडम्पशन भी हुआ है, तो उसने कंट्रीब्यूट किया है। साथ में हम जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त एल्गो से काफ़ी काम होता है और वहाँ पर ऑटो स्टॉप लॉसेस होते हैं। एक लेवल के बाद आने के बाद अचानक से ऑटो ऑर्डर्स पड़ने लगते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। और साथ में अगर आप इंडियन मार्केट में भी देखें, ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें, तो गोल्ड सिल्वर अब सट्टेबाजों का एक नया गढ़ बन गया था, सट्टेबाज और रीलबाज। तो वो हर कोई वहाँ जाकर ट्रेडिंग कर रहा है और रील बना रहा है। तो ये जो लेवरेज्ड पोजीशंस थी, तो लेवरेजिंग तो हमेशा प्रॉफिट भी ज़्यादा देता है, लॉस भी ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मार्जिन कॉल्स आए होंगे, फोर्स सेल ऑर्डर्स आए होंगे। तो इन सब के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखिए तो मार्केट में हमें अचानक से इतना जो फॉल देखने को मिला। तो ट्रिगर अगर आप देखेंगे ना, कुछ हुआ ही नहीं है। अभी क्या हुआ है, कभी तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुआ है, कोई रीज़न इसका है नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कहीं पर भी रिटेल तुल जाता है, हर कोई उसके बारे में बात करने लगता है, उसके बारे में रील्स बनने लगते हैं, वीडियोस बनने लगते हैं, यूट्यूब, हर कोई पेपर में आर्टिकल आने लगते हैं। और हम देख चुके हैं कि इसी तरीके से 1-1.5 साल पहले क्रिप्टो में भी हुआ था और हमारे इंडियन मार्केट्स में भी हुआ। तो जहाँ पर भी भीड़ जाती है वो ओवर वैल्यूड हो जाता है और फिर वो
इतने ऊपर में चला जाता है बिना बेस के कि वो अपने ही वेट से गिर जाता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई पहाड़ पर चढ़ते हुए पहुंच गया एकदम टॉप पे, और एक हल्का सा ट्रिगर, हल्का सा पुश आता है और वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर जाता है। तो यही यहाँ पर हो रहा है। अगर आप रीजंस खोजेंगे ना, कोई बड़ा रीज़न नहीं है, अपने ही वेट से ये मार्केट्स गिर गए। अब आइए सबसे क्रिटिकल बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, अगर यहाँ पे आप देखें कि आउटलुक जो दिया गया है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वक्त गोल्ड अगर आप देखिए तो करीब $4900 के आसपास चल रहा है, सिल्वर $85 के आसपास चल रहा है। तो गोल्डमैन का कहना है कि गोल्ड का जो टारगेट है 5400 है, तो वी आर वेरी नियर टू करंट लेवल्स, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। यूबीएस का कहना है 6200, इनका टारगेट अभी भी काफ़ी दूर है। जेपी मॉर्गन 5000 का टारगेट है, सिटी ग्रुप 5000 का टारगेट है। सो यू कैन सी द मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो टारगेट्स दे रहे हैं लगभग हम उसके पास हैं। सिल्वर में कहानी थोड़ी सा अलग है, अभी हम 84 पे चल रहे हैं। सो गोल्डमैन का जो टारगेट है वो 85 to 100 है। यूबीएस का 120 है, यूबीएस का टारगेट गोल्ड का भी ज़्यादा है, सिल्वर का भी ज़्यादा है। जेपी मॉर्गन का 95 के आसपास है, 80 to 95 के बीच में है, एंड सिटी का ज़्यादा है, 150 है। तो देखो इसमें अगर आप इनके टारगेट्स को देखेंगे तो जो गोल्ड है वो तो लगभग अपने टॉप के आसपास है, ओके। सिल्वर जो है उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि ये अपसाइड है, तो 15-20% का अभी भी इनके हिसाब से अपसाइड है। तो कहने का मतलब ये है कि अपसाइड ऐसा नहीं है कि ह्यूज है। ये बात सही है कि सिल्वर शॉर्टेज में है, सिल्वर की डिमांड कम है, लेकिन किसी की भी डिमांड अगर कम होती है, एक लिमिट होती है उसके अपसाइड की, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कहीं पर लैंड नहीं मिल रहा है तो उसकी कुछ भी प्राइजेस हो जाएंगी, ओके। मुझे लगता है कि अब ये ऐसे जोन पर पहुंच गया है जहां पर अपसाइड इज लिमिटेड। अब अगली चीज़ जो होने वाली है कि वीक हैंड्स अभी और निकलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है ये तो अभी एक ही दिन हुए हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि इसका एक पार्ट 2 भी आए, तो अभी वीक हैंड्स निकलेंगे। और जब इतना बड़ा फॉल होता है तो क्या होता है कि वैल्यू हंटर्स आते हैं मार्केट में, उनको लगता है कि अरे हम तो नहीं खरीद पाए, 20% सस्ता मिल रहा है, कुछ खरीद लेते हैं, तो थोड़ा बहुत वो बाइंग आएगी, तो एक टेक्निकल बाउंस भी आएगा। बट ओवरऑल टेक्निकल बाउंस आने के बाद इसको थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब न्यू फेड चेयरमैन का अनाउंसमेंट हो गया, तो अब लोग उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनका व्यूज़ सुनेंगे, वो क्या बोलते हैं इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या वो ये इशारा देते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? साथ में जो डॉलर इंडेक्स है इसको भी हमें इस पर वॉच रखनी चाहिए, ओके। तो ओवरऑल अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें साइंस पर वॉच रखना पड़ेगा और वही डिसीजन देगा। अब अगर हम इसको समराइज़ करें, अगर आप हमसे पूछोगे भाई ये बताओ ये सब कहानी छोड़ के कि हम अभी क्या करें, कि हम गोल्ड खरीदें या सिल्वर खरीदें, देखिए मेरे इसके बारे में क्या सलाह है। मेरा एक सिंपल सा फंडा होता है, जहाँ पर भी भीड़ जाती है मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। फिज़िकली भी कहीं पे भी अगर जगह हो और मार्केट पे भी, क्योंकि भीड़ जहाँ जाएगी वहाँ पैसा बनेगा नहीं, ओके। बट ये बात सही है कि गोल्ड सिल्वर की डिमांड आगे बढ़ेगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, अगर आप अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो माल बहुत महंगा खरीदेंगे आप, और आपके शायद 1 साल के रिटर्न अच्छे हो जाएंगे, 5-6 साल 10 साल के रिटर्न्स आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, बार्गेन हंटिंग करना चाहते हैं, सो मे बी डिप्लॉय 10%, नॉट मोर देन दैट। ये नहीं कि 10% गिर गया तो भाई मैं तो अब सब एफडी वेफडी तोड़वा के सारे लगा देता हूँ, वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी ये ओवर हीटेड है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप सिल्वर अगर 200% बढ़कर 10-15% गिरता है तो क्या ही गिरा, ओके। सो अगर आप ले रहे हैं अभी 10% एलोकेट करिए और बी प्रिपेयर्ड फॉर 30 to 40% फॉल, ओके।
कल तक जो कह रहे थे सिल्वर तो कभी नहीं गिरेगा, गोल्ड तो कभी नहीं गिरेगा, वो तो 10% एक दिन में गिर गया, 20% एक दिन में गिर गया। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर 30 to 40% फॉल, और फिर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डिप्लॉय करिए, यही हमारी सलाह है। ये एक दिन के फॉल पर हमें वैल्यू हंटिंग नहीं करनी है, छोटी मोटी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यही हमारी सलाह है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, और आप सिल्वर और गोल्ड के बारे में क्या सोचते हैं ये भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।